Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11. Today I am going to start our new chapter, that is chapter number 5, Variety of Life. So let's move to the classboard. So dear students, chapter 5. That is Variety of Life. Another important chapter. Basically, हम इसमें वायरसेस के इस पोर्शन में वायरसेस के हवाले से ज़्यादा जो है उसमें डिस्कस करेंगे. तो इनिशियली इंट्रोडक्शन में हम इस वैरायटी को डिस्कस करेंगे. इसमें से मोस्ट ऑफ द टाइम जो टॉपिक्स है इनिशियल दो से तीन टॉपिक्स वो आपने पहले से ग्रेड 9 और 10 में पढ़ रखे हैं. क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, वैरायटी ऑफ लाइफ, एज वी नो कि वैरायटी बहुत ज़्यादा वैरायटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की. हमने चैप्टर नंबर 1 में भी डिस्कस किया कि एक केयरफुल ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंगली दुनिया के अंदर 5 मिलियन से लेकर 30 मिलियन तक डिफरेंट स्पीशीज़ मौजूद हैं. क्लियर? और जिसमें से 25 लाख यानी कि 2.5 मिलियन पे काम हो चुका है, विच हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय द साइंटिस्ट. ठीक है, उनमें से 2.5 मिलियन यानी कि 25 लाख पे काम हो चुका है. उन 25 लाख में से डियर स्टूडेंट्स तकरीबन 15 लाख यानी 1.5 मिलियन आर द एनिमल्स एंड 0.5 मिलियन मीन्स कि 5 लाख जो सिर्फ प्लांट स्पीशीज़ है. क्लियर? तो बाकी रिमेनिंग जो है वो 2.5 का जो रिमेनिंग 0.5 है दैट इज़ द अदर ऑर्गेनिजम्स लाइक द फंजाई, एल्गी, प्रोटिस्ट एंड प्रोकैरियोट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. So when there is a large variety and diverse variety of living organisms, so we need to classify them. Clear? So biologists initially they tried their level best to classify the organisms into certain groups and subgroups, and ultimately they were successful in classifying the organisms. तो initially अभी हम इसी टॉपिक में यही चीज़ देखेंगे कि उन्होंने किस तरह से किस बेसिस के ऊपर जो है वो ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया. Okay? और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? Why there is a need for classification? So the need of classification so as far as dear students the need of classification is concerned, ज़रूरत की हम बात करें so सबसे पहली बात तो ये कि as we know there are there are 1.5 million animal species or animals and 0.5 million plants or plant species have been identified so far. So dear students, तो पहली तो चीज़ ये है कि पहला पॉइंट ये है कि इनकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है क्लासिफिकेशन की, क्योंकि इतने ज़्यादा यानी कि वैरायटी एनिमल्स और प्लांट्स में मौजूद है. 15 लाख एनिमल स्पीशीज़ और 5 लाख जो है वो प्लांट की स्पीशीज़ मौजूद हैं. सो अब इनको हम किसी ना किसी तरीके से ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं, इन सबको ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं. सो दैट इज़ व्हाई देयर इज़ अ नीड ऑफ क्लासिफिकेशन. द फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर. सो as these are two dissimilar forms
dissimilar forms in the sense कि animals and plants they are different organisms. जैसा कि आप जानते हैं एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ और है, प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ और है, तो हम सिर्फ अभी फिलहाल इन्हीं की बात कर रहे हैं कि व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ क्लासिफिकेशन. सो एज फार एज एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंसर्न्ड, so dear students, among them both of these two are very dissimilar forms. They are dissimilar to each other. They need to be classified into groups. Initially, शुरू में initially the biologists classified the organisms or these organisms on the basis of color, or height, and some other distinguishing characteristics or other basis. So among them the color and the height and their appearance. Appearance means morphology. So that is not too much significant, but this type of classification was not proved to be significant ऐसा नहीं कि बिल्कुल सिग्निफिकेंट नहीं, बट वॉज नॉट प्रूव्ड टू सिग्निफिकेंट अप टू द मार्क, यानी जितनी इसका फ़ायदा होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ. सो डियर स्टूडेंट्स, अब साइंटिस्ट ने यानी बायोलॉजिस्ट ने कुछ और तरीके सोचे कि हाउ टू वी क्लासीफाई दैम. क्लियर. दूसरी जो चीज़ थी, क्योंकि इस तरह से कलर और हाइट और अपीयरेंस की बेस के ऊपर अगर हम क्लासीफाई करना शुरू कर दें तो उनमें और बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं उसमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे. ठीक है. सो कलर की बेस के ऊपर दैट इज़ नॉट अ सिग्निफिकेंट, ये बहुत सादा सी बात है. कलर्स की बेस के ऊपर तो बहुत सारी जो है वो वेरिएशंस आ सकती हैं, उनकी शेप के ऊपर वेरिएशंस आ सकती हैं, हाइट के ऊपर वेरिएशंस आ सकती हैं. तो लेकिन ये मतलब बहुत सिंपल सी क्लासिफिकेशन थी, इससे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ. लेकिन चूँकि शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होती है, तो खैर उन्होंने की, लेकिन इसमें कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ. देन द सेकेंड पॉइंट विच फोकस्ड which emphasized the need for classification was that some organisms were related to each other and some of them were related more with each other as compared to the others. मतलब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जो कि आपस में दिखने में तो सिमिलर लग रहे थे, मतलब एनिमल्स हैं, दे आर सिमिलर, दे आर एनिमल्स. लेकिन कुछ उनमें से ऐसे एनिमल्स या प्लांट्स की अगर हम बात करें या एनिमल्स की बात करें, जैसे कि हमारे बुक में एनिमल्स के वाले से इस पॉइंट को क्लियर किया गया है कि कुछ जो थे वो ज़्यादा एक दूसरे से रिलेटेड थे. फॉर एग्जाम्पल द स्पैरोज are more closely related
to pigeons than to the insects. हालांकि ये तीनों ही एनिमल्स हैं, एनिमल्स हैं मतलब किसी बिहाफ के ऊपर हम इनको एनिमल्स कह रहे हैं, सिमिलर ऑर्गेनिजम्स कह रहे हैं, लेकिन फिर भी जो बर्ड्स में से जो पिजन्स और स्पैरो, ये चूँकि बर्ड्स हैं, इनके अंदर पर हैं, इनके अंदर वो बाकी उनकी बॉडी के पार्ट्स हैं, हेड है, ट्रंक है, उनकी नेक है और साथ में फिर इनके वो विंग्स हैं, सो दे आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर. सो इट मीन्स देयर इज़ अ नीड ऑफ क्लासिफिकेशन. सिर्फ सादा बेसिस के ऊपर हम इसको क्लासीफाई नहीं करेंगे, बल्कि इनमें मजीद फिर डिफरेंसेस को ढूंढेंगे. क्लियर? सो द बायोलॉजिस्ट अब देखेंगे कि हैं तो एनिमल्स, लेकिन इनमें कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो ज़्यादा एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है. तो उसमें हम क्या किस चीज़ को पॉइंट आउट करेंगे, किस चीज़ को ज़्यादा फोकस रखेंगे, सिमिलैरिटीज को. सो द बायोलॉजिस्ट्स यूज्ड टू क्लासिफाई organisms on the basis of similarities in the form and structures. क्लियर? फिर मजीद थोड़ा सा वो डिटेल में गए, फिर मजीद डिटेल में गए कि अब सिमिलरिटीज जो हैं वो कौन कौन से वो पॉइंट्स होंगे जिसमें हम सिमिलरिटीज को कंपेयर करेंगे और उनकी ग्रुपिंग करेंगे. क्लियर? सो द बायोलॉजिस्ट्स used to compare the similarities among the organisms in the following aspects. देख रही सिमिलरिटी है, लेकिन कौन कौन सी मजीद उसकी डिटेल में जाकर कौन कौन सी बेसिस के ऊपर हम उसको सिमिलरिटीज को असेस करेंगे. लाइक ऑन द बेसिस ऑफ साइटोलॉजी. साइटोलॉजी, इट इज द स्टडी ऑफ द सेल. साइटोलॉजी मीन्स इट इज द स्टडी ऑफ सेल, यानी कि सेलुलर लेवल पे जाके हम उसको उस सिमिलरिटीज को देखेंगे कि कौन से सेल्स एक दूसरे के साथ सिमिलर हैं, उनके फंक्शन, उनका स्ट्रक्चर, उनकी फॉर्म, उनकी अपीयरेंस, उनकी मॉर्फोलॉजी. नंबर 2, द कंपैरेटिव बायोकेमिस्ट्री in terms of similarity, in terms of comparative biochemistry. बायोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 आपने डिटेल से पढ़ा. हमने वहाँ पर पहले ही इंट्रोडक्टरी जो टॉपिक था उसमें एक मैमेलियन सेल और एक बैक्टीरियल सेल को उनके बायोकेमिस्ट्री वाइज उनके जो परसेंटेज जो कंपोनेंट्स हैं उनको हमने क्लासीफाई किया था. तो वहाँ से हमें वाज़े डिफरेंसेस नज़र आए. ठीक है, सो इसी तरह से इसे कहते हैं कंपैरेटिव बायोकेमिस्ट्री. बायोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे हम, तो जो मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ है उनका कंपैरिजन पढ़ेंगे. ये कार्बोहाइड्रेट्स इसमें कितने हैं, इसमें लिपिड्स कितने हैं, इसकी स्ट्रक्चर में कौन कौन सी, इसके सेल में, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, इसके सेल वॉल के अंदर, इसके न्यूक्लियस के अंदर, इसके दूसरे ऑर्गेनल्स के अंदर कौन कौन सी कंपैरिजन में जाएंगे तो क्या क्या सिमिलरिटीज मिलेंगी. सो विल पुट देम इन अ सेम ग्रुप. ठीक है, इसी तरह से नंबर 3 दैट वाज होमोलॉजीज और होमोलॉजी. Homology, homo means same, but we are regarding this term in the form of structures. The similarity and the apparent structures. Like एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको. Like the forelimb, ये हमारा forelimb है. And the forelimb of the vertebrates. एनिमल्स दो तरह की, इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स. एक ऐसे एनिमल जिनकी बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, और एक जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती.
जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती वो इनवर्टिब्रेट्स, और जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है द बैकबोन दे पोजेस, दे आर कॉल्ड एज वर्टिब्रेट्स। अब वर्टिब्रेट्स में भी कुछ सिमिलरिटीज पाई जा रही हैं, कुछ कॉमन सिमिलरिटीज हैं। लाइक अब इसकी मजीद डिटेल्स तो सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं समझाने की हद तक कर रहा हूँ कि इसमें जो सिमिलरिटीज जो अपीयरेंस स्ट्रक्चर में आ सकते हैं, जैसे लाइक दिस इज द अपर लिम्ब, द फोर लिम्ब ऑफ amphibian, of reptile, of birds and mammals, they possess the same bones, almost same bones. अब फ्रॉग को देखेंगे, अब फ्रॉग का स्केलेटन स्टडी भी करेंगे, तो उसके स्केलेटन में देखेंगे यहाँ पर उसकी जो फोर लिम्ब है, सबसे ये वाली जो बोन है दैट इज ह्यूमरस। हमारे भी ह्यूमरस है, वी आर मैमल्स, बर्ड्स के अंदर भी ये ह्यूमरस होती है, ठीक है, रेप्टाइल्स के अंदर भी ये ह्यूमरस है। देन इन द फोर आर्म यहाँ पर मौजूद है रेडियस एंड अल्ना, ठीक है, रेडियस ऑन द थंब साइड एंड अल्ना ऑन द साइड ऑफ द लिटिल फिंगर, तो यहाँ पर मौजूद है। इस तरह एम्फीबियंस, फ्रॉग के अंदर भी रेडियो अल्ना मौजूद है, वहाँ पर खैर वो फ्यूज्ड है लेकिन रेडियो अल्ना है, रेप्टाइल्स के अंदर है, बर्ड्स के अंदर है, ठीक है। सो इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स अगर हम बात करेंगे यहाँ पर ये कार्पल्स, देन मेटाकार्पल्स, देन फालेंजियस, सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स विच रिजेंबल, तो वर्टिब्रेट्स में ये वाला लिम्ब जो है ये रिजेंबल कर रहा है, मतलब सिमिलरिटी आ रही है, सो दैट इज कॉल्ड एज होमोलॉगी। फंक्शंस की बात नहीं कर रहे, दैट इज एनालॉगी, यहाँ पर हम होमोलॉगी, स्ट्रक्चर्स का एक जैसा हो जाना, क्लियर। सो इस तरह से हम उसको देखेंगे। और चौथा पॉइंट जिसमें कि हम देख सकते हैं जो साइंटिस्ट ने देखा कि इनमें सिमिलरिटी ढूंढ रही है, वो कौन सा एस्पेक्ट था, दैट वाज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स पता, द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर इनहेरिटेंस। तो जिन के अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जीन्स के अंदर सिमिलरिटी आ रही है, उनके डीएनए और आरएनए सीक्वेंसेस, उनका नंबर ऑफ क्रोमोसोम की हम बात करें या उनके कुछ प्रोटीन्स की बात करें, सो दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिक्स, क्लियर। तो इन चार एस्पेक्ट्स में अगर हम सिमिलरिटी मिलती है, ऑर्गेनिज्म एक जैसे पाए जाते हैं, सो दे आर प्लेस्ड इन वन ग्रुप। फिर इस तरह से इनके अंदर मजीद फिर डिटेल में भी हम जाएंगे, मजीद डिटेल्स भी इनकी मौजूद होती हैं। नाउ हियर वी हैव अ डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज। पढ़ते आ रहे हैं आप क्लास 6 ग्रेड से पढ़ते रहे, 7th में पढ़ा, 8th में पढ़ा, 9th ग्रेड में पढ़ा, 10th में पढ़ा, now in the first year. So what is a species? Species, important definition regarding short question. So a group of, it is a group of similar individuals, तो ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स को क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? इसको हम दूसरे लफ्जों में पॉपुलेशन भी कहते हैं, ठीक है। एक जैसे इंडिविजुअल्स एक जगह पे रह रहे हों एक ही टाइम में, तो उसको हम पॉपुलेशन भी कहते हैं, ठीक है। सो अ ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स व्हिच कैन interbreed freely and produce fertile offsprings but are reproductively isolated from all other such groups in nature. So that is a complete definition of a species. A group of similar organisms or similar individuals which can interbreed freely among themselves, जो आसानी के साथ एक दूसरे के साथ interbreed कर सके। Interbreeding, it is the act of sexual reproduction. नंबर 1, ये पहला पॉइंट हो गया। इसमें 3 चीज़ें हम काउंट करेंगे स्पीशीज़ के लिए। एक तो इंटरब्रीड फ्रीली, नंबर 2 एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, यानी कि ऐसे बच्चे जो आगे भी बच्चे पैदा कर सकें, अपनी नस्लों को आगे बढ़ा सकें, ऐसे बच्चे पैदा करना। तो ये दूसरी चीज़ फर्टिलिटी हो गई स्पीशी होने के लिए। बट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड का मतलब डियर स्टूडेंट समझ लें, आपने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था ये, सो 9th ग्रेड के अंदर भी आपने पढ़ा था। तो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड का मतलब है जो एक स्पीशी है वो इट इज़
आइसोलेटेड फ्रॉम द अदर मेंबर्स ऑफ दैट वर्ड जेनेरा, यानी स्पीशीज आपस में इंटरब्रीड ना कर सके, डिफरेंट स्पीशीज आपस में जो है वो रिप्रोडक्शन के एतबार से एक दूसरे से डिफरेंट हो, एक दूसरे से डिफरेंट हो. So that is called as the reproductively isolated from all other such groups in nature. Clear? लेकिन जहाँ तक बात है डियर स्टूडेंट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स की जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं प्रीडोमिनेंटली, यानी कि अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा है, तो उनके लिए फिर ये जो सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला जो क्राइटेरिया है या इंटरब्रीड फ्रीली वाला क्राइटेरिया उसको फॉलो नहीं किया जा सकता. क्लियर? For organisms which reproduce predominantly by asexual reproduction, does not come under the criteria of sexual reproduction. यानी उनके लिए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना ये क्राइटेरिया नहीं है. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, वो प्रीडोमिनेंटली उनके अंदर यही मेथड है. तो उन फिर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो पहली शर्त लगाएगी विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली, मतलब कि इंटरब्रीड करने का जो फार्मूला है यानी कि ये उनका कॉन्सेप्ट है दैट इज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करते उनके लिए फिर ये वाला जो कॉन्टेक्स्ट है वो हम उससे ज़रूरी नहीं कि अगर ये नहीं है तो वो उनको हम स्पीशी नहीं कहेंगे, स्पीशी हैं, बट दे उनके लिए जो प्रीडोमिनेंटली ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं उनके लिए फिर ये एक एक्सेप्शन होगी. क्लियर? वो भी स्पीशीज़ होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, ठीक है, लेकिन उनकी मुख्तलिफ तरह की स्पीशीज़ हैं. क्लियर? सो दैट इज़ व्हाट वी हैव अ पॉइंट ओवर हियर. और इसी तरह से जब हम क्लासीफाई करते हैं तो सबसे पहले हम मेजर ग्रुप्स में करते हैं, फिर उसके बाद उन मेजर ग्रुप्स को फिर मजीद सब ग्रुप्स और उनके फिर मजीद सब ग्रुप्स, फिर उनको मजीद सब ग्रुप्स. सो दिस इज़ हाउ वी यूज टू क्लासीफाई एंड दैट इज़ व्हाई देयर इज़ अ नीड फॉर. असल में सारी बातों का मकसद ये है कि क्लासिफिकेशन का कि हम आसानी के साथ इन ऑर्गेनिजम्स को डील कर सकें. तो बेसिकली classification is needed to deal with the various organisms. Clear? उनको हम सही तरीके से डील कर सकें, समझ सकें. एक एक को तो समझने से रहे तो इस तरह से तो बहुत ज़्यादा क़यामत तक भी ना ख़त्म होगी अगर हम एक एक ऑर्गेनिज्म को देखने लग जाए और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को, इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखने लग जाए. सो दैट इज़ व्हाई देयर इज़ अ नीड ऑफ क्लासिफिकेशन. और याद रखिएगा ये दो डेफिनेशंस हैं जो आप पहले भी पढ़ चुके हो. नंबर 1 इज टैक्सोनॉमी, दैट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ, इट डील्स विद नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन. ठीक है, ऑर्गेनिजम्स को नाम देना और उनको क्लासिफाई करना दैट इज कॉल्ड एज टैक्सोनॉमी. और एक और आपने टर्म यहां पे पढ़ी थी दैट इज सिस्टमैटिक्स. सो दैट इज द नेमिंग, इट डील्स विद नेमिंग प्लस क्लासिफिकेशन plus dealing with the or tracing the evolutionary histories. क्योंकि एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी ट्रेस करना. तो नेमिंग और क्लासिफिकेशन तो चल रही है, क्लासीफाई लेकिन करना है और साथ ही साथ में उनको उनके एवोल्यूशनरी जो ट्रेसेस हैं उनको भी, एवोल्यूशनरी जो रिलेशनशिप्स हैं उनको भी ट्रेस करना है. सो दैट इज़ व्हाट वी नीड.
सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे टैक्सोनॉमिक हायरार्की को। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।